तो जैसे आपने बताया कि 2022 में आप इंटरव्यू तक गए थे और ऐसा होता था कि हमें आता नहीं था या हमें मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो उसके बाद भी हम गड़बड़ कर देते हैं और इतना मोरल डाउन हो जाता है वो 5 क्वेश्चन देख के, यार मैंने तो पढ़ाई नहीं करी, क्या कहाँ से क्वेश्चन आ गए। उधर स्ट्रेस नहीं होता जब स्टेक पता है कि हाँ इतने ज़्यादा नहीं है और यू फील कि ओके आई नो व्हाटएवर आई हैव डन, तो वो थोड़ा सही रहता है कि बस एक जगह मेरे को लास्ट में से जाते जाते पूछ रहे थे कि अच्छा कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग के बारे में आपका क्या व्यू है, तो वहाँ थोड़ा मैं अटक। तो सबसे क्या मुश्किल पार्ट लगता है आपको पूरे प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में? आई थिंक मेंस। Hello everyone, my name is Nikita and welcome back to Tapri Talkies with me, Nikita. और आज हमारी टपरी पे जो चाय पीने आ रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अमेजिंग है और आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि पिछले 5 साल से वो यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे थे। हर बार उन्होंने अटेम्प्ट दिया, नहीं कर पाए और अपने आप को इवैल्यूएट करके हर बार हर अटेम्प्ट दिया और इस बार उनकी यूपीएससी सीएससी 2023 में 392 रैंक आई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हर्ष पटेल जी और हमारी टपरी पे आ रहे हैं वो चाय पीने आज। सो वेलकम मिस्टर हर्ष। हाय हर्ष, वेलकम टू टपरी टॉकीज। हाय, थैंक यू फॉर हैविंग। कैसे चल रहा है यार? बस चल रहा है अभी तो घूमना यहाँ, रिलैक्स। मजे आ रहे हैं रैंक लेके? मजे तो आ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहा है। प्रोसेसिंग चल रही है। प्रोसेसिंग अभी कभी लगता है सर्विस लोकेशन अभी नहीं है तो लगता है अरे सही में हुआ है क्या, तो वही है। तो आपका क्या है जर्नी, बताओ कौन सा अटेम्प्ट है आपका और कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली आपको ये एग्जाम क्रैक करने की? इतना मुश्किल मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती। सो दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट एंड कॉलेज के 4th ईयर तक आई हैड मेड अप माय माइंड कि अच्छा ये करना है। सो आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बिट्स पिलानी गोवा कैंपस। तो अच्छा। उस समय काफ़ी सीनियर्स ने क्रैक किया था अक्रॉस बाकी बिट्स के कैंपस से भी क्रैक किया था एंड आई वाज इवैल्यूएटिंग करियर ऑप्शंस देन। तो दिस सीम्ड अ गुड करियर ऑप्शन विच अलाइंड विद माई इंटरेस्ट एंड उन लोगों का सिलेक्शन उस टाइम पे होना वाज वन पुश कि चलो यार हमारे कॉलेज के लोग भी कर रहे हैं तो आई कुड आल्सो गिव दिस अ शॉट एंड थोड़ा बहुत आई हैड स्टार्टेड रीडिंग इन 4th ईयर इटसेल्फ। देन 5th ईयर में एक इंटर्नशिप थी तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, बट देन आई थॉट कि अब एंड बाय 5th ईयर आई हैड गॉट माई जॉब, सो आई थॉट अब क्या जॉब ज्वाइन करें या शुड आई ट्राई दिस फुल टाइम एंड मे बी अपीयर वंस और ट्वाइस। बट उस टाइम आई थॉट कि अब जॉब मिल गई है तो लेट्स माइट एज वेल स्टार्ट, लाइक एक अटेम्प्ट तो देना बनता ही है। तो आई डिड नॉट टेक अप द जॉब एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग दिस। सो one attempt led to the other. उस टाइम तो यही था कि max I will give 2 attempts or 3 attempts, but then 1 led to 2, 2 led to 3 and 3 led to 4. फिर ये हो ही जाता है कि नहीं यार ये कहाँ पे कमी हो रही है, I have to evaluate and work on it और फिर उसके बाद फिर so cycle ही ऐसा है कि you don't feel like coming out of it once you achieve it. So because बहुत सारी चीज़ें stake पे आ जाती है and you feel कि okay I have done this time X, I should do X plus 1 and maybe I am there. So वो थोड़ी होप डिसअपॉइंटमेंट के साइकिल में ही चलता रहता है। अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग यार। तो जैसे आपने कहा कि जॉब आप करते थे, राइट, तो कितने साल की थी आपने वो? तो उस टाइम तो आई डिड नॉट टेक अप द जॉब। अच्छा उस टाइम आपने वो किया ही नहीं, फिर फुल फ्लेज्ड आपने यही किया। तो अभी जो आप जॉब कर रहे हो, सो व्हेन डिड यू जॉइन? सो ये आफ्टर दिस मेंस व्हिच वाज इन सितंबर 2023, देन आई स्टार्टेड कि काफी लंबा करियर गैप हो गया था 4-5 इयर्स का। So I thought now I need to start looking for other options as well. Luckily I got this job which was in Delhi only. Okay. So थोड़ा help मिल गई and so it's been only 7 months in this job. तो क्या जॉब में क्या जॉब है आपकी और तो क्या I प्रोफाइल है? think post UPSC थोड़े we feel कि हम थोड़ा हमारा जो इतना knowledge होता है उसके align कुछ opportunities मिले। तो there is one development sector होता है, तो development sector में तो मिल नहीं पाया, right? Then this is into sustainability. तो sustainability में भी स्पेसिफिकली कार्बन मार्केट्स वगैरह जो अभी इवॉल्विंग स्पेस है, तो उसमें आई थिंक यूपीएससी का जो थोड़ा नॉलेज होता है, थोड़ा होलिस्टिक थिंकिंग वगैरह वो इधर काम होता है। तो वर्किंग एज एन एनालिस्ट। दैट्स अमेजिंग। तो मतलब कहने का मतलब है कि यूपीएससी अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो हम ऑप्शन उनके पास होते हैं, राइट, चाहो तो नहीं थोड़ा मुश्किल होगा, Okay. बट आई थिंक एक रेलेवेंट स्किल सेट डेवलप करने के बाद थोड़ा रीचिंग आउट टू पीपल एंड देखना पड़ेगा कि उस जॉब का पर्टिकुलर क्या चाहिए। आई मीन एवरी जॉब इन इंडिया रिक्वायर्स सम ट्रेनिंग, तो वो थोड़ा चेंज करना पड़ता है बिकॉज इट्स नॉट
very UPSC related, but you can tell कि अच्छा मैंने ये सीखा and I can use my skill set which through my UPSC journey can be used in this job. तो वो कैसा थोड़ा convince करा कैसा कैसा माहौल है जॉब का? अभी आपने छोड़ी नहीं है ना जॉब? छोड़ने नहीं दे रहे भाई। छोड़ने नहीं दे रहे या पैसे ज्यादा प्यारे हैं आपको? नहीं पैसा तो कोई प्यार नहीं है। चलो ठीक है। अरे अब तो पैसे स्टेबल जॉब मिल गई है आपको, वैसे ही सरकार की तरफ से अच्छी सैलरी मिलेगी। अब तो आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। नहीं प्रोफेशनलिज्म एक रहता है कि यू नीड टू सर्व योर नोटिस पीरियड एंड हैव अ स्मूथ ट्रांजिशन, जो भी नेक्स्ट बंदा आ रहा है उसको नॉलेज ट्रांसफर करना ठीक है। वो भी सही है। तो उनको कोई धमकी वमकी नहीं देते आप? अरे गवर्नमेंट टू सर्व द पीपल नॉट टू ऑफ कोर्स, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द सर्विस। या अमेजिंग यार। तो क्या कहेंगे आपकी, जैसे कि हमारी ये जॉब वगैरह या फिर कोई और भी हमारा करियर प्लान, तो हमें एक बैकअप प्लान रखना चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? बिकॉज कई बार जैसे आपने अपनी जर्नी बताई, आपने सोचा था कि 2-3 साल दोगे और देन इज स्ट्रेच टू दीज मेनी इयर्स, लेकिन उसके बाद चलो लकीली और आपके हार्डवर्क से आपका हो गया। लेकिन जो इतने साल देने के बाद भी नहीं होता, तो फिर उसके बाद वो अपने और भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि नाउ व्हाट, और फैमिली का भी इतना सपोर्ट नहीं होता, फाइनेंशियल भी चैलेंजेस होते हैं। सो व्हाट टू से टू दोज एस्पिरेंट्स कि बैकअप प्लान होना चाहिए कि नहीं? आई थिंक एक बैकअप प्लान डेफिनेटली होना चाहिए, एंड लेट्स से आफ्टर कपल ऑफ अटेम्प्ट्स, लाइक कपल ऑफ फुल फ्लेजेड पूरा हार्ड वर्क आपने अपना बेस्ट दे दिया, वैसे वाला अटेम्प्ट, ऐसे नहीं कि बस हाफ हार्टेड अटेम्प्ट दिए जा रहे थे। लाइक गिव योर बेस्ट फॉर कपल ऑफ टाइम्स एटलीस्ट, एंड देन आई थिंक यू शुड एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस व्हिच कुड बी बेस्ड ऑन योर ग्रेजुएशन। तो अगर कोई जैसे माइन वाज इंजीनियरिंग, तो थोड़ा इंजीनियरिंग में एनालिटिक्स ये सब जो इवॉल्विंग, जैसे मेरे को उस टाइम 2019 में जॉब मिली थी, दैट वाज मोर इनटू एनालिटिक्स। तो इफ आई कुड ब्रश अप दोज कॉन्सेप्ट्स अगेन, तो 1-2-3 महीने में आई कुड बी एटलीस्ट मेरे को एक एंट्री लेवल जॉब मिल जाएगी, देन आई हैव टू ग्रो देयर। तो व्हाटएवर योर ग्रेजुएशन इज, व्हाटएवर योर इंटरेस्ट्स आर, उसके मिलते जुलते कोई एक जॉब ढूंढ लो, और मे बी यू कैन अपियर फॉर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स एज वेल। आई मीन ट्राई ऑप्शंस बियॉन्ड दिस एग्जाम एज वेल। जब तुम्हें लगता है कि ओके आई हैव गिवन माय बेस्ट 2 times इफ नॉट वंस, तो आई थिंक एक थोड़ा सेफ्टी नेट रहता है। वरना बिल्कुल ही सो, बिकॉज आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब 2023 में भी आई हैड गिवन द इंटरव्यू 2022 अटेम्प्ट, अच्छा, तो तब मेरा नहीं हुआ था एंड आई डिड नॉट हैव अ जॉब। तो तब थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि अब क्या, आई मीन इट बिकम्स अ वेरी ह्यूज वॉइड। बट अब इस बारी चलो अनलकीली नहीं होता, तो थोड़ा एक सेफ्टी नेट रहता कि ओके द नेक्स्ट डे आई हैव टू गो टू माय वर्क प्लेस, तो वहाँ तो एक तुम्हें अलग फेस लेके जाना ही पड़ता है, एवरीथिंग इज फाइन हियर। तो आई थिंक वो थोड़ा रहता है कि एक एटलीस्ट फाइनेंशियल सेफ्टी नेट रहता है। तो जैसे आपने बताया कि 2022 में आप इंटरव्यू तक गए थे, और तो यार कितना मतलब ऑफ कोर्स हार्ट ब्रेकिंग तो बहुत ज़्यादा होता होगा, लेकिन मैं वो जानना चाहती हूँ कि अपने आप को गैदर कैसे करते हैं, क्योंकि उस टाइम 2 चीज़ें होती है कि एक तो या तो मन में ये होता है कि यार इंटरव्यू तक रह गया, कैसे रह गया, और मुझे अगली बार तो इंटरव्यू भी क्रैक करना है, और एक बार होता है कि यार इंटरव्यू सब कुछ देने के बाद, इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी मैं नहीं कर पाया, तो दोबारा दूं या आई एम नॉट मेंट फॉर दिस एग्जाम। ये 2 थिंकिंग आती है, और जो अपने आप को गैदर कर लेता है वो उसके बाद पार लग जाती है उसकी नैया, और जो नहीं गैदर कर पाता अपने आप को, तो वो फिर बहुत ही ऑफ कोर्स इतने साल दिए और फिर इंटरव्यू तक आने के बाद, तो वो मुझे फीलिंग जाननी है कि आप कैसा फील कर रहे थे। तो आई प्रिसाइसली रिमेंबर द मोमेंट कि 23 मई को रिजल्ट आया था इन 2023, एंड ट्यूसडे रिजल्ट आया था और नेक्स्ट प्रीलिम्स वाज ऑन संडे ओनली, उसी वीक के संडे पे था। तो आई ऑन दैट ट्यूसडे इवनिंग आई वाज लाइक नहीं, अब मैं तो नहीं कर रहा, आई एम डन विद दिस एग्जाम, अब तो इस अटेम्प्ट के लिए ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो क्या हो जाए। बट लकीली मेरे पेरेंट्स, स्पेशली माय मदर, वो कि पास में ही है, संडे ही है, वो क्या फ़र्क पड़ता है, आई मीन एक अटेम्प्ट चला जाएगा, बट एटलीस्ट यू अपियर, क्या पता हो जाए। तो लकीली सिस्टम ऐसी थी कि आई डिड नॉट गेट मच टाइम टू ओवर थिंक, वरना हम अभी जैसे रिजल्ट आया और उसके बीच में नेक्स्ट फिल्म के बीच में देयर इज ऑलमोस्ट अ गैप ऑफ 2 months, तो सम एस्पिरेंट्स माइट फील कि यार एम आई मेंट फॉर दिस एग्जाम और नॉट, बट मेरे केस में 5 ही दिन था, आई डिड नॉट गेट टाइम टू ओवर थिंक। ट्यूसडे आया, वेडनेसडे सुबह थोड़ा बहुत रिविजन करके संडे दे आए। अगर आई फील थोड़ा और ज़्यादा टाइम होता, 1-2 हफ्ता आता, आई वुड हैव बैक्ड आउट कि यार नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा इस बार। तो वही है, इट्स आई थिंक इट्स मोर अबाउट एक्सटर्नल सिस्टम्स प्लस योर इंटरनल थॉट्स प्लस द पीपल अराउंड यू। So I think people around you plays a very important role. So your parents, your
cousins or your siblings or whoever they are, I think उनसे बात करने में, उनसे हमेशा motivation लेने में feel free to reach out to them. They'll be happy to support. ऐसे कि अपने पॉजिटिव लोगों के साथ Yes, that is very important. And वही होता है, like once you see the result नहीं होता तो you self doubt कि यार क्या मतलब why am I not eligible या क्या मैंने क्या मिस कर दिया. But I think the exams nature is such कि इतने सारे papers होते हैं तो something might go here or the other, here or that way. तो I think it's good to give one more attempt, but then after a point it's good to explore other options as well. तो फिर इस बार जब इंटरव्यू दिया तो फिर तो और डर लग रहा होगा हमको. नहीं वही इस बार आई वाज लाइक ठीक है, आई मीन कुछ नहीं हुआ तो आई हैड अच्छा. अ जॉब राइट कि कुछ नहीं हुआ तो वहीं तो जा ही सकते आगे और करियर बना सकते. तो आई थिंक राइट फ्रॉम प्रीलिम्स थोड़ा एक फ्री माइंडेड था कि ओके सो लास्ट टाइम ही आई डिसाइडेड कि ओके दिस वाज माय फुल फ्लेजेड प्री मेंस, मतलब उसके बाद आई वाज गोइंग टू एनीवे टेक अप अ जॉब. तो जब प्रीलिम्स दे रहा था तब आई वाज ओके इन अ वे सॉर्ट ऑफ रिलैक्स्ड कि ठीक है जो भी हो, even if I get through, okay, I'm willing to work hard next time. नहीं हो तो then I'm looking for other options as well. So I think जब we have very least expectations and some pressure कम होता है तो I think we are able to perform better. Because ये मेरा experience है. Fourth attempt prelims versus first attempt prelims. में first attempt में I had put in lot of efforts. अच्छा. ज़्यादा paper solve किए थे, ये किए थे. But वो temperament नहीं था कि बहुत सारी चीज़ें stake की होती है, first attempt होता है तो यू आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड कि अच्छा यही अटेम्प्ट में सब करना है तो पेपर में गड़बड़ हो जाती है. 80-85 अटेम्प्ट क्वेश्चंस करने के चक्कर में आई हैड ओनली अटेम्प्टेड 70-75. वही वीज़ फोर्थ अटेम्प्ट में आई हैड नथिंग टू लूज कि ठीक है चलो हो गया तो भी सही है, नहीं हो गया तो आई टेक अप. तो वो थोड़ा स्ट्रेस भी गए तो थोड़ा वहाँ पे एक टेम्परामेंट बिल्ड हो गई. योर हार्ट बीट्स डू नॉट राइज एंड दे डू नॉट लेट यू मेक मार्क 2-3 बबल्स रॉन्ग एंड गेट यू आउट ऑफ द लिस्ट. तो वही अपने इमोशन कंट्रोल करके एग्जैक्टली. तो आई फील वो जो इमोशनल कंट्रोल होता है ना कि द मोमेंट यू सी द पेपर एंड यू गेट फंबल्ड, अरे यार ये तो नहीं आता ये. तो जब स्ट्रेस नहीं होता, जब स्टेक पता है कि हाँ इतना ज़्यादा नहीं है और यू फील कि ओके आई नो व्हाटएवर आई हैव डन, तो वो थोड़ा सही रहता है कि वही मार्क. और ऐसा भी होता होगा, जब मुझे स्कूल का याद है, स्कूल कॉलेजेस में तो चलो इतना नहीं, स्कूल में ज़्यादा. तो हमारे क्या होता था कि पहले के क्वेश्चंस हमने देख लिए और ऐसा होता था कि हमें आता नहीं था या हमें मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो उसके बाद भी हम गड़बड़ कर देते हैं और इतना मोरल डाउन हो जाता है वो 5 क्वेश्चन देख के, यार मैंने तो पढ़ाई नहीं करी, क्या कहाँ से क्वेश्चन आ गए. तो ये भी होता होगा एग्जाम में, अगर आपको शुरू के क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप वहीं डर गए कि अब क्या करो. बेशक आपको आगे क्या आपको पता हो लेकिन उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है नहीं. तो आई थिंक इट्स बेस्ट टू गो थ्रू द पेपर वंस. जो भी ऐसे पूरा हल्के हल्के से देख लो, क्या पता 1-2 क्वेश्चन आते हुए अच्छे हो जाए और वो सही मार्क कर दो. तो थोड़ा टेम्परामेंट सही रहे कि ओके शुरू के टफ है, बीच में मीडियम है. आई थिंक इट्स मोर अबाउट साइकोलॉजी कि हाँ चलो आई कैन डू दिस. तो मिक्स ऑफ क्वेश्चंस तो रहेंगे कभी कि स्टार्टिंग में हार्ड होंगे, बीच में तुम्हारे हार्ड नहीं लगेंगे, ये लगेंगे. तो इट्स गुड टू बी काम दैट मोमेंट. तो ये जैसे आपका दूसरा इंटरव्यू था तो क्या आपने इस बार जब ये इंटरव्यू दिया तो आपको क्या अपनी प्रिपरेशन में आपने चेंजेस लाए या क्या आपने इवैल्यूएट किया, कहाँ आपने लास्ट टाइम गलती करी थी? सो लास्ट टाइम मेरे मेंस में कम थे तो इंटरव्यू स्कोर मोर और लेस दोनों में सेम ही है. तो मेंस का वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया. अच्छा. तो इंटरव्यू में तो ऐसा कुछ ज़्यादा करना था नहीं बिकॉज लास्ट टाइम भी ऐसा ही था. ओके. तो इंटरव्यू में आई फील काम किया, मेंस में थोड़ा बहुत जो 3 मंथ्स में टाइम मिला था उसमें काम किया. एंड अगेन लाइक द एग्जाम इज सच कि इस बारी मैं वापस दे रहा हूँ तो आई डोंट नो कि मेरे उतने भी आएंगे नहीं आएंगे. तो यू नेवर नो व्हाट्स वेटिंग फॉर यू ऑन द अदर. तो मेंस में जैसे आपने कहा कि मेंस पे काम किया तो मेंस कैसे इवैल्यूएट करें, कैसे आपने आंसर राइटिंग में पहले क्या कमी थी और वो आपके बारे में क्या चेंजेस लाया सो दैट यू स्कोर्ड गुड मार्क्स? I think it's more about looking at what other people, like what the demand of the question is, what other toppers are writing. तो toppers copy जो market में मिलती है या online मिल जाती है तो I think that is a good resource. तो जैसे I did one thing कि उनके questions लेके पहले मैंने खुद लिखे, I wrote my answers and then I saw उन्होंने ऐसा लिखा है. तो it in a way gives कि अच्छा when I write the answer I am thinking this, they are thinking this and this is what is required. तो वो थोड़ा आई थिंक नॉलेज लेवल इन अ वे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट एक प्रेजेंटेशन हो गया, डायग्राम्स वगैरह हो गए, किसी को नेचुरली आता है, किसी को नहीं आता, किसी को एफर्ट डालना पड़ता है. तो आई थिंक जो टॉपर्स लिख रहे हैं यू कैन फॉलो देम कि अच्छा ये तो लिखना ही है.
तो दैट इज़ वन एक्सरसाइज विच यू कैन डू कि उनकी कॉपीज लो, फर्स्ट राइट योर आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, देन कंपेयर इट विद देम एंड देन अगेन राइट कि अच्छा अब मैं मेरे जो थॉट प्रोसेस थी उसके मैंने उस हिसाब से ये लिखा, प्लस उनकी आंसर्स पढ़ के मैं ये और 2-4 पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। तो इट्स अ साइक्लिकल प्रोसेस कि तुम खुद लिखो, दूसरों का देखो, देन राइट अगेन। तो ऐसे ऐसे करते करते होपफुली यू विल इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। तो सबसे क्या मुश्किल पार्ट लगता है आपको पूरे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में? आई थिंक मेंस। अच्छा, मेंस वुड बी डेफिनेटली, अच्छा। बिकॉज 7 पेपर एकदम 7+2 लैंग्वेज पेपर, 9 पेपर 5 दिन में, इट्स वेरी टफ एंड इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग एट द एंड ऑफ द फाइनल। जो ऑप्शन पेपर 2 होते हैं उसके बाद इट फील्स वेरी अ सेंस ऑफ रिलीफ कि ठीक है ये खत्म हो गया। तो आई थिंक मेंस वुड बी द टफ। तो जितनी बार भी आपने दोबारा अटेम्प्ट दिया तो आपको सबसे ज्यादा डर फिर मेंस का ही लगता था? स्ट्रेस किस पार्ट का लगता था कि यार अब ये फिर दोबारा करना है, या कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक जो ये लगता हो कि यार ये दोबारा पढ़ना है मुझे नहीं पढ़ना ये? तो आई थिंक सब्जेक्ट तो मैं मोर और लेस सेम ही सब इक्वली पसंद आता है, बट आई थिंक इट्स द इफ ओवरऑल एग्जाम में मेंस वुड बी दैट अच्छा पर्टिकुलर थिंग कि फिर जाके कैसे लिखो फर्स्ट पेपर, फिर बाकी जीएस के पेपर लिखो, फिर ऑप्शन लिखो, तो वो थोड़ा सोच के अभी टफ लगता है यार कि दे पाएंगे वापस। और अब ऐसा लगता भी होगा ना कि यार मैंने इतना मतलब कर लिया, इतने एफर्ट ऐसा होता है ना कभी हम कोई चीज कर लेते हैं उसके बाद हम अपने आप को खुद ही अंदर अप्रिशिएट करते हैं कि यार ये मैंने किया है क्या है ना? होता है तभी तो ऐसे रिजल्ट लेके अच्छा सही हुआ है क्या। तो आई थिंक या इट्स अ नेचुरल फील्ड। तो और सबसे आसान क्या लगता है आपको, इजी पूरी जर्नी प्रिपरेशन में यूपीएससी की? आई थिंक बहुत है ना कि ये तो मैं कर लेता हूँ यार, इससे मेरा मुझे कोई टेंशन नहीं है। आई थिंक ये एग्जाम में मेरे को हम्बल रहना सिखाया, तो इतनी तो मैं श्योरिटी दे नहीं सकता कि अच्छा ये मेरा वो सेफेस्ट बेट है। तो आई फील हम्बल रहो सारे ही चीज़ों को, लेट्स से बी इट प्रीलिम्स में जनरली सारी चीज़ों को एक उससे देखो कि ओके इसमें अपना बेस्ट देना है। ये मेरा लर्निंग रहा। ऑप्शनल कौन सा था आपका? सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी, बाय सोशियोलॉजी? उस टाइम सीनियर से थोड़े एक दो लोगों से अच्छा। बात करी थी, उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये अच्छा ऑप्शन है। ये इंटरेस्ट वगैरह ये सब बोलते हैं इंटरेस्ट होना चाहिए, ये तो इंटरेस्ट तो होना चाहिए। आई मीन अच्छा। इट शुड, अगर मान लो 4-5 अटेम्प्ट हो गए तो उस ऑप्शनल को बिल्कुल ही आपके साथ रखना है, तो इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए डेफिनेटली। तो एक मतलब मिलता जुलता कोर्स मैंने कॉलेज में लिया हुआ था अच्छा। कल्चरल स्टडीज में, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो था ही। ये तो पता था कि इंजीनियरिंग तो नहीं होगा। अब बच्चे कुछ ये ऑप्शनल थे तो इसमें चलो ठीक है, टुक दिस ऑप्शनल एंड सो थ्रू आउट आपका यही था? हाँ यही रहा है, बट मार्क्स बहुत वेरी किए। फर्स्ट अटेम्प्ट में 213 भी आए थे। अच्छा। और फिर फाइनली 269 आए। तो इट्स लाइक 213, 245 एंड 269। सो ऐसे कैसे आपने फिर इस सब्जेक्ट पे काम किया? आई थिंक इट्स मोर अबाउट वही जो प्रैक्टिस की, अच्छा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज नॉलेज तो हर अटेम्प्ट के बाद आप कितना ही इम्प्रूव कर लोगे। यू कैन इम्प्रूव, जो बेसिक बुक्स है वो सब पढ़ लो, एंड देन इट्स मोर अबाउट प्रेजेंटिंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव इन योर माइंड। तो जैसे ह्यूमैनिटीज़ वगैरह में थोड़ी एक अलग लिखने की स्टाइल होती है, तो वो सीखनी पड़ती है, स्पेशली इंजीनियर्स को थोड़ा सीखना पड़ता है। तो आई थिंक दैट कम्स विद प्रैक्टिस ही। ओके। तो जैसे हम अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते किसी भी प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू में, तो जैसे आप अपने आप को इवैल्यूएट करते होगे, देखते होगे, एनालाइज करते होगे, तो कैसे करते हो और किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हो कि हाँ मैं यहाँ मतलब अपने आप को इवैल्यूएट? बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं वो इवैल्यूएट ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता गलती कहाँ हो रही है। राइट। तो वो कैसे करते थे आप? आई थिंक तीनों पार्ट के लिए, लेट्स से इफ आई कुड एड्रेस फॉर प्रीलिम्स में ये है कि इवैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी। मान लो इफ यू आर अटेम्प्टिंग 90 क्वेश्चंस, उसमें से सिर्फ एक्यूरेसी आपकी 50% है, तो देन यू शुड रिड्यूस योर अटेम्प्ट नंबर, 80-70 क्वेश्चंस ही करो एंड मेक श्योर योर एक्यूरेसी इज हाई। तो प्रीलिम्स में इट्स मोर अबाउट एक्यूरेसी एंड गेटिंग द थिंग्स राइट, लाइक मतलब कि गेसिंग वर्क थोड़ा इंप्रूव करो और ये सब करो। मेंस में इट्स मोर अबाउट सेल्फ इवैल्यूएशन में इट वुड बी कि व्हाटएवर यू आर थिंकिंग अबाउट दैट आंसर, जो भी पॉइंट्स आपने फॉर्मुलेट किए दिमाग में, उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। अच्छा। कभी कभी ये होता है कि हमने सोचा तो है लेकिन हम लिख नहीं पा रहे, पॉसिटी ऑफ टाइम या
लंबा लिख लिया कुछ हाँ। आंसर, जो एक आंसर आता है उसमें बहुत ही अच्छा लिख दिया, जो नहीं आता उसमें कुछ नहीं लिखा। तो आई थिंक बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, कि जहाँ आता है वहाँ दिखा दो कि अच्छा आई नो दिस, जहाँ नहीं आता वहाँ भी ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल ही नहीं आता। तो बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। प्लस आई थिंक हर एक क्वेश्चन में एक दो तीन की पॉइंट्स, यूनिक पॉइंट्स होने चाहिए जिसको लगे कि द इवैल्यूएटर शुड फील कि ओके ही नोज बेसिक्स प्लस समथिंग एल्स। So it could be diagrams, it could be some examples from in and around you. And evaluation के लिए I feel it's more about जब when you write the answer and थोड़ा 10-15 मिनट के बाद when you look at your answer, you feel कि अच्छा मैं इसको और कैसे और अच्छा improve कर सकता हूँ। तो toposcopy is one thing, and you can Google it, you can I mean just as a food for thought कि अच्छा मैं ये 4 पॉइंट और एक्स्ट्रा लिख सकता था, या ये क्वेश्चन देख के मैं अच्छा ये इधर ये चीज़ ये डायग्राम बना सकता था, या इसको इतनी बड़ी चीज़ लिखी उसको अच्छा मैं फ्लो चार्ट में लिख सकता था। तो इट्स मोर अबाउट अ डेलिब्रेटिव एक्सरसाइज रादर देन एन इवैल्यूएटिव एक्सरसाइज। और इंटरव्यू में तो आई फील खुद से मिरर में बात करते रहो। अच्छा। कि द वे यू आर स्पीकिंग, द वे यू आर कन्वेइंग योर पॉइंट्स। कभी कभी ये होता है पूछा होता है सिर्फ नाम एंड वी टेल आवर होल हिस्ट्री, सिर्फ नाम पूछा है तो उतना ही बताओ, 2 लाइन में ख़त्म करो। तो being precise is very important. तो कैसा था आपका इंटरव्यू, कैसा था, क्या पूछा था? नर्वस आप जैसे फर्स्ट टाइम से ज्यादा नर्वस थे या कम नर्वस थे? फर्स्ट टाइम में नर्वसनेस थी। फर्स्ट टाइम इट वाज मोर नर्वसनेस प्लस पता नहीं क्या होगा, थोड़ा वो रहता है कि फर्स्ट टाइम है, ये क्यूरियोसिटी रहती है, थोड़ा एंजाइटी रहती है। सेकंड टाइम में इट वाज पता चल गया कि इतना है नहीं, रिलैक्स्ड। हाँ, तो वहाँ जाना है, वहाँ बैठना है, अंदर इंटरव्यू मतलब वॉच बिहाइंड दोज वॉल्स नहीं पता होता कि अरे कैसा माहौल होगा। बट सेकेंड टाइम तो यू आर फेमिलियर, तो आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ कॉन्वर्जेशन एंड नोइंग अबाउट हु एम आई। आई सेड आई मीन इट वाज नॉट वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसा कुछ अलग क्वेश्चंस पूछे, इट वाज मोस्टली डैश बेस्ड। जो दैट तो क्या सबसे अटके कैसे वैसे, मतलब कहीं अटके तो होंगे ना इंटरव्यू में, कहाँ पे अटके? आई थिंक एक दो ऐसे वही सिचुएशनल क्वेश्चन टाइप की, मतलब ऐसा कुछ यूनिक तो था नहीं, बट हाँ एक दो जगह ना बोलना पड़ा था। जैसे अब ग्रेजुएशन की बेसिक्स चीज पूछ ली, अच्छा चीज तो बेसिक बट उस टाइम नहीं आती थी। अब ऐसा होता है ना, बहुत ही बेसिक चीज दिमाग से निकल जाती है। अब डेफिनेशन पूछ ली, वो उस टाइम डेफिनेशन नहीं अच्छे से फ्रेम कर पाते हैं, तो ऐसी छोटी मोटी चीजें। क्या बोला क्या आपने? कुछ तो मैथ, जैसे मेरा एक मैथमेटिक्स भी ग्रेजुएशन रहा है, तो उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पूछी थी, सॉरी नहीं आता। तो वो कहे कि ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर, अभी टच में नहीं हूँ। लकीली उस एस्पेक्ट ने ज़्यादा इंटरव्यू को वो नहीं किया। अच्छा। बट या आई मीन इट्स, आई फील इंटरव्यू में इट्स ऑलवेज गुड टू क्लियर योर अंडरस्टैंड योर बेसिक्स। एंड ग्रेजुएशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी ग्रेजुएशन है उसके थोड़े बेसिक्स पढ़ के जाना चाहिए। और कोई फनी चीज कुछ नहीं हुआ इंटरव्यू में? कितने अच्छे इंसिडेंट होते रहते हैं आप। नहीं मेरा आपका पैनल बहुत अच्छा था, मुझे लग रहा है। आपको परेशान नहीं किया ज्यादा? हाँ ऐसे नॉर्मल सा था, ऐसा कुछ नहीं होता जितना जैसे लोग का यूट्यूब या कहीं पे देखते हो, वैसा कुछ नहीं था मेरा। नॉर्मल गए जैसे यूट्यूब में देखते हो वैसा मेरा एंटरटेनिंग नहीं था, मेरा बड़ा सिंपल होता है। मतलब आई थिंक लोगों की इमेज डिस्टॉर्ट हो गई है। जैसे 12th फेल में नहीं पूरा इतना ड्रामेटिक ऐसा तो नहीं था। नहीं पसीने छूट गया। इतना कॉन्फिडेंस से इतना कॉन्फिडेंस हो ही नहीं पाता मेरे से कि ऐसे बोल दो। हाँ है ना, पहले बिल्कुल वैसे मतलब आई लव द मूवी, लेकिन पर मैं अगर उसको देखूं तो पहले बिल्कुल बेचारा स्ट्रेस्ड हो रहा था वो। हाँ। और परेशान हो गया, जूते भी निकाल दिए क्या करूं। उसके बाद वो जवाब ये ऐसे आए। आई थिंक ये मेरी इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं है। बस एक जगह मेरे को लास्ट मैसेज जाते जाते पूछ रहे थे कि अच्छा कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग के बारे में आपका क्या व्यू है, तो वहाँ थोड़ा मैं अटक गया। अच्छा, क्या नॉट एक्सपेक्टेड, मैं क्या बोलूं, अगर वहाँ बोल दूं तो मैं फंस रहा हूँ, ना क्या बोला आपने? बोला नहीं ठीक है, कोचिंग ये एग्जाम थोड़ी अलग है, तो कोचिंग इज इम्पोर्टेंट बट अच्छा, स्पून फीडिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बस ऐसा ही था, मतलब दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। एंड आई थिंक अगर कुछ और उठपटांग बोल देता तो क्या पता could have shaped the interview। तो ज्यादातर डैफ से ही पूछते हैं ज्यादातर, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा अच्छा। है, कई लोग का अलग एक्सपीरियंस रहा है, कई लोगों के से बिना एकदम से अपोजिट पूछते हैं, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ ट्रू, तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बोर्ड, द टाइम ऑफ द डे, lot of factors, mood of the panel। जैसे मेरा 2 एकदम लंच के बाद में था। अच्छा, तो थोड़े खाना खाने के बाद थोड़े से रिलैक्स से हो जाते हैं कि हाँ ठीक है चलो, हाँ ये बता दो, हाँ ठीक है बता दी, कोई बात नहीं। एग्जैक्टली, तो आई थिंक
टाइम ऑफ द डे इज आल्सो सुबह मेरे को लगता है उनमें ज्यादा फ्रेश माइंड से ना एनर्जी भरी होती है। अच्छा ये इसका ये क्या है, ये भी बताओ, अच्छा ये भी था, ये तो नहीं था। तो और दोनों टाइम मेरा खाना मतलब पोस्ट टू फर्स्ट वन टू गो, तो आई थिंक चलो टाइम आल्सो मैं वही कह रहा हूं ना कि भगवान आपके साथ था। बहुत अमेजिंग अमेजिंग। तो यार जो दोस्त वगैरह होते हैं उनकी जैसे पैनल ने आपसे पूछा कि कोचिंग के बारे में क्या कहते हो, मैं पूछना चाहती हूँ दोस्त के बारे में क्या कहना चाहते हो? दोस्त का कितना योगदान होता है आपकी जर्नी में, और किस तरीके से के दोस्त बनाए और किस तरीके के दोस्तों से दूर रहे? आई थिंक दोस्तों का तो यही होता है कि अब जैसे स्कूल कॉलेज के दोस्त है उनसे तो दूर मतलब उनको वो तो बने हुई है, उनसे तो छुटकारा नहीं हो सकता। उनसे छुटकारा मिलना नामुमकिन है। नहीं आई फील मतलब मैं तो थोड़ा अंडरग्राउंड चला गया था फर्स्ट 2 इयर्स, तो अच्छा ज़्यादा बात नहीं होती थी, थोड़े एक दो क्लोज जो दोस्त थे उनसे बात। फिर जब व्हेन आई वेंट बैक टू माय होम टाउन, तो जो स्कूल के दोस्त थे आई यूज्ड टू मीट देम वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, तो थोड़ा एटलीस्ट एक रिलैक्सिंग माहौल सा रहता था कि चलो संडे को मिल लिए तो एक थोड़ा देयर समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन द डे। बाकी आई फील उसके बाद भी कोचिंग के टाइम में मतलब इंटरव्यू के लास्ट टाइम जैसे इंटरव्यू दिया तो तब थोड़े और दोस्त बने, तो आई थिंक आई एम वेरी लकी कि चलो आई हैव हैड वेरी सपोर्टिव फ्रेंड्स कि अगर कुछ भी कहीं हेल्प चाहिए मेंटली या कुछ कहीं पे भी कहीं घूमने जाना है कुछ भी, तो दे वर ऑलवेज रेडी फॉर इट। तो सही है, मतलब अच्छे दोस्त में दोस्त सुन एक दो की बुराई भी कर दो। नहीं सारे ही अच्छे थे, मतलब वो मेरी बुराई करेंगे मैं उनकी बुराई में क्या पॉइंट है। तो ये तो बता दिया आपने अच्छे दोस्तों की, और किन से दूर रहना चाहिए? मेरे को तो सारे अच्छे ही मिले तो मैं क्या ही बताऊं, बट ऐसे थोड़ा ऐसे कोई बात नहीं, हम पार्ट डिलीट कर देंगे, आप बता दो। नहीं उनसे दूर रहो कि जो थोड़ा डीमोटिवेट करेगा यार तेरे से नहीं होगा, या ये ऐसे वो हमेशा स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं ना कि यार 0.01% का सिलेक्शन होता है ये वो, उनसे थोड़ा दूर रहो कि मतलब व्हाई कॉल द नेगेटिविटी। यार मैं पता है जैसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, तो मैं क्या करती हूँ उनको मैं हमेशा ना उल्टा बोलती हूँ, जैसे आप कह रहे हो ना मोटिवेट डीमोटिवेट, मैं डीमोटिवेट करती हूँ जानबूझ के। तो एम आई अ बैड फ्रेंड? नहीं इट डिपेंड्स ऑन मैं ये बोलती हूँ कि ये नहीं हो रहा तुझसे, तू ये नहीं कर सकती, अरे यही नहीं हो रहा फिर तू क्या करेगी, मतलब मैं ऐसी हूँ। तो एम आई इन द लिस्ट ऑफ बैड फ्रेंड्स? आपके दोस्तों को पूछो, आपके दोस्तों को उनका वीडियो लेना पड़ेगा। वो मेरे को लगता है मेरे ये बैड फ्रेंड नाम दिया उन्होंने। चलो मजाक की तो अलग बात है, पर यू आर लकी कि आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो आपने तैयारी कहाँ पे करी? ORN में करी आपने या घर से करी? So for first 1 year I was here in Patel Nagari, and अच्छा last 3 साल से I was in my hometown Vadodara। ओके, तो कोचिंग आपने मतलब थ्रू आउट ली थी या फर्स्ट ईयर ही ली थी, कैसे ली थी? फाउंडेशनल कोचिंग वगैरह फर्स्ट ईयर में लिया अच्छा। था, ऑप्शनल और बेसिक कोचिंग वगैरह। देन होम टाउन में था तब मेंस की आंसर राइटिंग वगैरह की ली। टेस्ट सीरीज? नो स्पेसिफिक कोचिंग एज सच व्हेन आई वाज इन होम टाउन, बट इट वाज मोस्टली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ये सभी। तो कैसा एक्सपीरियंस था यहाँ पे? यहाँ पे पटेल नगर में उस टाइम तो अच्छा था यार। आई मीन आई विल यही मेट्रो से जाओ उतरो और फिर कोचिंग जाओ, एंड आई विल मैं जहाँ पे कोचिंग थी उसके उस रास्ते के पार भी नहीं गया था। अच्छा? एक साल जब था कि बस कोचिंग जाओ वहीं से उतर के वापस घर आ जाओ, तो इट वाज वेरी मैकेनिकल कि एकदम 7:30 पे अच्छा। गए, कोचिंग अटेंड करी, 10:30 11 वापस आ गए घर। तो इट वाज वेरी नॉर्मल, मतलब एकदम लो की लाइफ, कोई अप्स डाउन्स कुछ नहीं, बस ये चीज़ है। एंड आई रिमेंबर स्पेसिफिकली जब मार्च में एक से लास्ट डे था, मतलब लास्ट डे तो पता ही नहीं था हमें, बिकॉज आई डिड नॉट रियलाइज कि हम ये लोगों को अच्छा। वापस लास्ट टाइम देख रहे हो, फिर लॉकडाउन लग गया। तो कोचिंग के 15-20 दिन बचे थे एंड अनसेड लास्ट डे हो गया था उस दिन। तो यार इट वाज अ गुड टाइम। फिर उसके बाद आप होम टाउन चले गए? हाँ उसके बाद होम टाउन चले गया था। पर जैसे आप बता रहे हो कि आप सीधा अपने कोचिंग गए और फिर सीधा अपने जहाँ पे रहते थे आप फ्लैट में, पर यार मैं जितने बच्चों को देखती हूँ यहाँ ORN में, वो तो इतने चाय वाय मस्ती वस्ती करते, तो आप उनमें से नहीं हो? नहीं मैं पटेल नगर इसलिए रहता था कि अच्छा। कोचिंग उधर और रहना अच्छा। पटेल नगर, ताकि वो आई फील वहाँ जब मैं तो यही सुना था कि वहाँ थोड़े डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। डिस्ट्रैक्शन जैसे किस तरीके के डिस्ट्रैक्शन? ऐसे कोई चाय पे दोस्तों के साथ मिल लिए, कहीं घूमने चले गए, वैसा। ये तो वहाँ पे लाइफ तो यही है, मजे की लाइफ है ये तो।
बोलना पड़ेगा। तो आपने मजे से ज्यादा पढ़ाई चुनी। हाँ मतलब एटलीस्ट ट्राई किया। दैट्स अमेजिंग। तो आपने जैसे दोनों तरीके से तैयारी करी, आपने Right. यहाँ पे करी और फिर घर पे करी, तो कौन सी आप प्रेफर करते हो कि क्योंकि घर से जब करते हैं जो बहुत लोगों को होता है, मे बी आपको ना हो या आप की मतलब हेल्प मिल रही हो आपको, लोगों को होता है कि जैसे फोमो होता है कि यार कुछ रह ना जाए और फलाना क्या कर रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, वो जो हवा रहती है ना, वो उससे आप अनफेमिलियर होते हो व्हेन यू आर एट होम। तो वो फोमो भी होता है जब आप घर से प्रिपेयर करते हो, और यहाँ पे ऑफ कोर्स अलग स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। यू हैव टू स्ट्रगल फॉर योर फूड, यू हैव टू स्ट्रगल फॉर योर नो रेंट एंड एवरीथिंग। यहाँ वो अलग स्ट्रगल, घर पे ऐसा नहीं है। तो दोनों में यू नो प्रोज एंड कॉन्स है। तो आप बताइए कि कौन सी ज़्यादा बेटर प्लेस है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? आई फील जैसे प्री 2020 कहते हैं ना, जब चीज़ें बहुत ऑनलाइन नहीं थी, तब आई वुड सजेस्ट कि चलो इट वुड मेक एटलीस्ट सम सेंस टू बी इन दिल्ली, कि चलो यहाँ पे कोचिंग वगैरह है, अभी भी एकदम फिजिकल कोचिंग का टाइम था। बट नाउ दैट एवरीथिंग इज शिफ्टेड ऑनलाइन, तो आई थिंक घर पे रहना इज़ अ गुड ऑप्शन। ओके। एंड if you weigh FOMO versus the struggle, I would definitely think कि FOMO would win. वो FOMO कुछ है नहीं, मतलब नहीं हो, वो ऑनलाइन सारा कुछ मिल जाता है। अच्छा। यहाँ आने के बाद भी ऐसा तो कोई है नहीं कि तुमको बैठा के सब पढ़ा रहा है या बिल्कुल एकदम दिमाग में डाल रहे कि अच्छा यही है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू रीड, इट्स मोर अबाउट सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी घर पे ही अच्छी हो पाती है, क्योंकि ये सारे जो भी खाना वगैरह हो गया या तुम्हारे हाउस होल्ड चोर्स वगैरह हो गए, वो करो तो भी पेरेंट्स की हेल्प मिल जाएगी या सिबलिंग्स की हेल्प मिल जाएगी। यहाँ तो बिल्कुल यू आर ऑन योर ओन। व्हाई ऐड वन मोर लेयर ऑफ स्ट्रगल, की पढ़ाई तो है ही, उसके ऊपर ये एक और लेयर आ गया। तो आई थिंक घर इज़ अ गुड प्लेस एंड कोई फोमो रखने की ज़रूरत नहीं है, सब एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। फाइंड सम पीयर ग्रुप की, मतलब तुम्हें लग रहा है कि फोमो है तो 4 लोग 5 लोग होंगे, तो वो फोमो शेयर कर लेना, वो कम हो जाएगा। सब वही बात कर रहे होंगे, अच्छा ये मैंने पढ़ा, वो पढ़ा। और एक और चीज़ मुझे जैसे फील होती है, वो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर आप घर से प्रिपेयर करते हो ना, एक आपको फैमिली सपोर्ट मिलता है और इमोशनल सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, यहाँ पे एंग्जाइटी ज़्यादा मिलती है। एवरीबडी इज रशिंग और मतलब भाग रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और आपको फिर ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हो आप। Yes, yes. तो इज इट ट्रू? ट्रू एंड आई फील फर्स्ट टाइम मैंने केम टू करोल बाग, मतलब अच्छा, देखा ऐसा भी होता है क्या, मतलब इतने सारे पोस्टर्स ही पोस्टर लगे हैं और इतने सारे लोग। बिकॉज उसके पहले जस्ट 15 days बिफोर आई वाज वर्किंग इन बैंगलोर, अच्छा, तो वो थोड़ा वहाँ अलग माहौल है कॉर्पोरेट का, कि एवरीवन इज गोइंग टू देयर ऑफिसेज। यहाँ एकदम ही अलग है, एक बस पोस्टर्स ही पोस्टर्स दिख रहे हैं और बच्चे बस यहाँ क्लासेस जा रहे हैं। तो आई थिंक घर पे रहो तो यू आर विथ योर फैमिली, एंड फैमिली आई एम होपफुली लाइक सबकी अगर सपोर्टिव है तो एक अच्छी बात है। बट इफ़ यू फील कि अगर फैमिली से प्रेशर है और होम टाउन में पढ़ाई नहीं हो पाती, तो आई थिंक देन इट मेक सेंस कि हाँ चलो दिल्ली जाके थोड़ा तुम दूर रह रहे हो एंड यू हैव दैट एलिमेंट ऑफ सिंसियरिटी कि मैं घर से दूर रह के ही पढ़ाई कर सकता हूँ, तो देन ठीक है घर दूर रहो। बट आई फील अगर फैमिली वगैरह बहुत सपोर्टिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इट मेक सेंस टू बी एट होम। और मुखर्जी नगर गए हो आप? नहीं कभी मैं रिसेंटली गई थी, तो वहाँ पे भी बच्चे बाहर नहीं निकलते और इतने एग्जॉस्ट रहते हैं। रिसेंटली मैंने कुछ उनका ऐसे ही बात करी थी, सर्वे करा था, तो इट वाज सो डिप्रेसिंग। सुन के ही मुझे इतना डिप्रेसिंग लग रहा था। वही, एंड आई थिंक यहाँ पे एक वो सपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एवरीवन इज इनटू दिस एग्जाम। आप किससे हेल्प लो, बिकॉज सबकी अपनी अपनी रेस में है, सब अपना अपना कर रहे हैं। तो आई थिंक घर पे थोड़ा अच्छा हो जाता है, बिकॉज पेरेंट्स दिल सपोर्ट यू, योर सिबलिंग्स दिल सपोर्ट यू, वो कुछ और कर रहे होंगे। तो मतलब इस इकोसिस्टम के आप बाहर 2-4 लोगों से बात करो तो यू फील कि ओके, यू फील कनेक्टेड टुवर्ड्स द आउटसाइड वर्ल्ड एज वेल, कि हाँ सिर्फ ये एग्ज़ाम ही नहीं है, सिर्फ ये दुनिया ही नहीं है, बाहर और भी चीज़ें हैं। तो आई थिंक घर पे वो थोड़ा सही रहता है मेरे हिसाब से। हाँ, तो जैसे अभी आप इसकी बात कर रहे हो, तो मेंटल हेल्थ भी बहुत ख़राब हो जाती है हमारी, बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो जाती है, स्पेशली जब इस एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं फॉर सो मेनी इयर्स। तो ऑफकोर्स आपने इतने साल प्रिपेयर किया है, तो आपने कैसे अपनी
मेंटल हेल्थ पे काम किया और एंड हाउ मेंटल हेल्थ इज हाउ मच मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट. आई थिंक दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड यूजुअली लोग डिस्कस नहीं करते हाँ. या मतलब दब जाता है इशू. बट आई फील बिकॉज आई वाज वेरी लकी कि मेरे और कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इमोशनल कोई प्रॉब्लम नहीं थी. एक्चुअली घर पे एवरीथिंग वेंट स्मूथ ऑल दिस इयर्स. द ओनली थिंग आई हैड टू डू वाज स्टडी. तो उसमें भी आई हैड मेंटल हेल्थ चैलेंजेस. आई इमेजिन पीपल जिनके पास बेचारे उनके और फाइनेंशियल कोई इश्यूज चल रहा है, कोई और इमोशनल इश्यूज चल रहा है, तो उनके लिए तो और ही ज़्यादा हो. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हॉबीज अलॉन्ग दिस एग्जाम. तो या तो साथ में ही डेवलप कर लो या ऑलरेडी आप कोई हॉबी परस्यू कर रहे थे पहले, तो डोंट लेट इट गो. आई मीन दैट कैरी इट ऑन विद दिस जर्नी. वी कैन ऑलवेज फाइंड कपल ऑफ आवर्स इन द डे फॉर दैट. तो hobby is one thing. Then I started meditating. So meditating was helpful. It keeps you calm throughout the day. Exam के time में तो particularly very helpful होता है. मतलब जो हार्ट बीट भाई स्टार्टिंग में कह रहा था कि जो हार्ट बीट बढ़ जाती है ना क्वेश्चन पेपर देख के, वो एकदम काम हो जाते हो कि ठीक है मतलब पेपर ही तो है, काम कर ले. तो वो मेडिटेशन हो गया. Then I used to journal पूरा दिन का what my thoughts were, क्या क्या मैं अच्छे से और कर सकता था. I mean just journaling, like writing your thoughts of the day. तो ये एक चीज़ थी. Then exercise कर लो. I mean find something which is beyond this exam. That one hobby, 2 hobbies that would help you keep sane कि हाँ चलो you are giving your best and not missing out on other things in life as well. So that is very important too. तो आप क्या क्या करते थे, लाइक कौन कौन सी हॉबीज आपने जैसे pursue करे? आई यूज्ड टू गो फॉर रनिंग इन द अच्छा. मॉर्निंग. एक रन पे चला गया. देन आई यूज्ड टू एक छोटे छोटे पढ़ाई के सेशन 1 घंटा पढ़ाई कर ली, थोड़ा एक्सरसाइज कर ली, स्किपिंग कर ली. तो मतलब ज़्यादा बर्नआउट ना हो ऐसा फील करते. कुछ बुक पढ़ लिया, मेडिटेट कर लिया. तो आई थिंक रनिंग एंड मेडिटेटिंग वर 2 हॉबीज व्हिच आई स्टार्टेड अलोंग दिस जर्नी ओनली. ऐसा भी नहीं है कि मैं पहले से करता. अच्छा. साथ साथ में ही कर लिया कि चलो ये भी है, these are good. और जब सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होते थे तो उस टाइम क्या करते थे आप? I think there is one particular day, मतलब संडे शाम में I used to get very stressed, anxious बोल लो या जो भी बोल लो. Because Sunday everyone, जो घर पे मैं रहता था, Sunday everyone is enjoying their Sunday. और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, NCERT पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा बोर रहता था. तो संडे शाम को I used to make sure कि मतलब संडे आफ्टरनून के बाद ही किताब बंद, घर पे मम्मी पापा के साथ बैठो, कोई मूवी देखो, मम्मी के साथ बाहर घूमो, कहीं खाओ. तो संडे शाम के बाद नो पढ़ाई वॉज माई रूल. तो आई थिंक वही 7 days तो पढ़ना ज़रूरी नहीं है. कोई एक या आधा दिन यू कैन टेक आउट फॉर योर पेरेंट्स, फैमिली. और दिल्ली में अगर रह रहे हो तो बढ़िया इतनी सारी घूमने की जगह है, कहीं घूमो. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो एक आधा दिन हमें उस टाइम लगता है यार मैं बाहर जाऊँगा तो पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, ये हो रही है. एक आधा दिन मत सोचो 3 साल की जर्नी है, उसमें 2 आधा दिन मिला के कितने ही होते हैं. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा बैलेंस रहे. एंड मतलब 7 दिन में यू हैव टू स्टडी एवरेज अच्छे से पढ़ना. मतलब एक दिन ज़्यादा पढ़ लिया, दूसरे दिन कम पढ़ा, क्या फर्क. मतलब दैट इज़ फ्रूटलेस. मतलब लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं है. रोज़ अच्छे कंसिस्टेंटली पढ़ो, एक दिन ब्रेक ले. आशना जी का लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू लिया था, आप पता ही होगा उनके बारे में. तो वो भी यही करती थी कि मैं 2-3 महीने पढ़ाई करती थी और उसके बाद मैं 15 दिन का ब्रेक लेती थी और मैं फिर घूमने जाती थी. भाई तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक थोड़ा घूमने का पार्ट हो लाइफ में. थोड़ा बाहर चलो, लंबी ट्रिप तो नहीं, बट 1-2 दिन वाली छोटी ट्रिप ही सही. तो मतलब पूरा इस चीज़ पे बांध के, मतलब इस एग्जाम को एज अ पनिशमेंट मत लो. हाँ एग्जैक्टली. है ना, एज अ बिकॉज हमें कभी कभी लगता है कि यार आई विल बी ऑल डिसिप्लिन्ड, तो hopefully I'll be rewarded soon or rewarded, but which might not be true. तो things में मतलब बहुत सारी चीज़ें मिस आउट मत करो. तो फैमिली के बारे में बताइए, कौन कौन है फैमिली में, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? I am from Vadodara, which is in Gujarat, so and I am a single child, तो okay. मम्मी पापा है घर में. तो लाड प्यार खूब मिल रहा है सारा आपको मिल रहा है. लाड प्यार सारा ही. वही दैट वाज आई सेइंग कि आई वाज वेरी लकी कि उनका हमेशा बचपन से इमोशनल और काफ़ी सपोर्ट रहा है कि परस्यू व्हाटएवर यू वांट एंड बी हैप्पी विद इट. तो
क्या करते हैं पेरेंट्स? फादर इज इन अ प्राइवेट जॉब है, अच्छा। होम मेकर, तो अच्छा। 3 साल घर पे ही हाँ। रहती थी मम्मी, मैं और मम्मी घर पे ही होते थे। Mom was busy in making, you know, Very- her son successful. ट्रू वेरी, मतलब शी वाज वेरी, आई मेड हर माय शेड्यूल ऐसे कि सुबह 6:30 हाँ। बजे ब्रेकफास्ट मिल जाए, हाँ। 9 बजे जूस मिल जाए, एंड शी वाज बट ऑन पॉइंट कि मतलब 1-2 मिनट भी उधर नहीं, एंड इट्स वेरी लकी एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर हर। वो ये जो माँ की छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, ये सही में कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई भी। एंड जब शुरू में आई यूज्ड टू वेक अप वेरी अर्ली, 4:30 मैं सोचा चलो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो सुबह उठ के पढ़ते हैं, हाँ। तो तभी शी यूज्ड टू वेक अप एंड कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ हल्का बना दिया, चाय वगैरह बना दी, तो मतलब मैं तो उठता ही था, वो भी उठ जाते थे जल्दी। तो कि जब भी ये लाइन होती है ना कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो दैट औरत इज माँ, आई वुड से। डेफिनेटली, एंड जब रिजल्ट आया तब मैं तो ठीक है, आई वाज ये रिलीव्ड, दैट विल बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन। पर आप सही है, आपने पहले बता दिया कि क्या कर रहे थे उस टाइम आप? मैं तो ऑफिस में ही था, मतलब हाँ। इट वाज एंटिसिपेटेड कि हाँ आज आने वाला है, तो मैं तो ऑफिस में था, एंड उस टाइम एंग्शियसली स्क्रॉल करते, अच्छा। सुबह से 10 बजे से पता था कि हाँ अच्छा। अभी आ सकता है, तो ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे थे, बट जब आई पीडीएफ तब सर्च किया, चलो फाइंड माय नाम सर्च किया आपने? सॉरी, रोल नंबर सर्च किया, सॉरी। सर्च किया, हाँ, हाँ sorry, नाम roll तो थोड़ा हाँ, जेनरिक सा है, वही तो मैं एकदम याद आता आ गया, नहीं। रोल नंबर सर्च roll किया number आपने। search। कई लोग तो पीडीएफ को स्क्रॉल करके भी नहीं देखते हैं। उतनी हिम्मत नहीं थी मेरी, तो मैं रोल नंबर सर्च किया एंड लकीली फाउंड आ गया, देन आई वाज कलीग साइड में और बैठा जैसे था। फाउंड आया तो वो दुख दुख होती है ना एकदम। हाँ वो एकदम हार्ट बीट बढ़ती है फॉर अ पीक, फिर फाउंड आ गया, तो चलो हाँ। फिर रैंक देखी, फिर साइड में कलीग बैठा था, उनको बताया, देन आई हाँ। रश्ड आउट ऑफ द ऑफिस में, भाई यहाँ तो नहीं रोना, मैं तो थोड़ा बाहर जाके फिर रोया, ओह। टॉकिंग टू ऑन द वे, हाँ। मम्मी को कॉल किया, पापा को कॉल किया, इट वाज गुड, मतलब मेरे से ज़्यादा हाँ। आई फील उनको- it was हाँ। a happy moment for, and a happy and a proud moment for my parents Of and course. mom, yeah. हाँ, बहुत ही वो ये पेरेंट, क्योंकि जैसे आपने बताया अपनी मम्मी का, वो आपके साथ उस जर्नी में थी, True. ठीक है, और जब आप वो रैंक लाओगे ना, तो आपसे ज्यादा उन्हीं को ही खुशी होगी। एंड अगर वो 23rd मई को हाँ। ट्यूसडे को उन्होंने नहीं कहा होता ना कि ये एग्जाम हाँ। देगा वापस, ऑफ कोर्स, फिर तो वो प्रीलिम्स ही नहीं देता, तो फिर ये यहाँ तक आते ही नहीं। बिल्कुल। तो जब भी तो कहते हैं कि पेरेंट्स आर लाइक गॉड, वो हमें क्या कहते हैं, इंडिकेशन दे देते हैं Yes. कि ये करो, करो। और वो सही भी जाता है फिर। That's मतलब amazing. बस एक रिबेलियस फेज आता है ना एडोलेसेंस में, कि हम जो अपने करने की सोचते हैं, ये हाँ। आई थिंक पेरेंट्स का भी थोड़ा, मतलब दे से विद सम विजडम, राइट, तो वो हाँ। विजडम को डाइजेस्ट करो, अच्छे से फॉलो करो। That's amazing, यार, so sweet. तो बताओ फिर लबासना की क्या तैयारी है? शुरू कर दी? नहीं अभी अभी कुछ तो आप जॉब में बिजी हो, क्या तैयारी करी आपने? अभी तो ऑफिस जाते हैं, वहाँ थोड़ा टाइम निकालते हैं, गप्पे पर ये भी मारते ये हैं। एक होता था जैसे पहले आप तैयारी करते थे, जब जब आपको नहीं पता था कि यार इंटरव्यू दे तो दिया या जो भी है, लेकिन अभी क्लियर होगा नहीं हो गया है, ठीक है, तब एक स्ट्रेस में जॉब करना और एक अभी रिलैक्स, हाँ चल कर लेंगे, ये तो आ रहा होगा, देखो काफी फर्क पड़ता है, लाइक हाँ कर लेंगे ना, कर लेंगे। देख लेंगे ना। पहले तो नहीं यार, परफॉर्मेंस देनी है यहाँ पे, नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट चाहिए, पहले ये वो अर्जेंसी और ये सब फैक्टर्स कम हाँ। हो गए, तो अब ठीक है, अब अपनी पेस पे अब तो चलते चला, हैं। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। सर ठीक है, मैं कर लूँगा। यही एकदम एग्जैक्ट मोड रहता है। सही है, ये भी अमेजिंग है। फिर लबासना की क्या तैयारी है, क्या करेंगे आप? अभी कुछ सोचे बस ऐसे, अभी ठीक है, गोइंग विद द फ्लो। एक्साइटमेंट तो होगी, एक्साइटमेंट तो है हाँ। बस, बट ठीक है, गोइंग विद द फ्लो। अभी यहाँ पे जो हाँ। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको मिल रहे हैं, उनके स्टोरीज जान रहे हैं, तो वही देखते हैं हाँ। वहाँ क्या होता है और प्लान्स में क्या बनते हैं। एक्साइटेड टू बी देयर। और सर्विस में आने के बाद आपने क्या सोचा है, क्या वैल्यूज लेके आप ये सर्विस सर्व करेंगे? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डिफाइंड रोल्स है उसको एकदम डिलीजेंटली और इंटीग्रिटी के साथ परफॉर्म करो, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है अभी तक, ऑनेस्ट जो भी वैल्यूज है, स्पेशली ऑनेस्टी हो गई, एक क्यूरियोसिटी भी हो गई, कि यू आर परफॉर्मिंग योर रोल इन अ वे कि जैसे एक एस्पिरेंट में तुमने अपना बेस्ट दिया, तो ऐसे आई थिंक वहाँ पे भी ये चीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
आई फील कभी ये लगता है कि हाँ हम बन गए, अब हो गया। आई थिंक मेरे व्यू में इट्स लाइक दिस इज अ स्टार्ट टू बिगर थिंग। ये अभी तक का जो था दैट वाज द इट वाज लाइक द जर्नी टू द एंट्री गेट। नाउ द एंट्री गेट स्टार्ट्स, देयर इज वन मोर जर्नी। तो आई थिंक हाँ ये जो वैल्यूज हमने अभी तक पढ़ी थी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, वो सब सर्विस में इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करें। तो अभी कोई भी जो करंट ऑफिसर हैं, राइट, उनको किसी को भी आप वो किन को एडमायर करते हो और किन से आप वैल्यूज लेना चाहते हो? आई थिंक सारे ही, लाइक आई डोंट रिमेंबर एनी स्पेसिफिक पर्सन राइट नाउ, बट आई फील जितने भी मैंने इंटरेक्ट किए, एवरीवन सेज कि बी ऑनेस्ट इन योर वर्क। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो तुम कर रहे हो, गिव योर बेस्ट एंड बी ऑनेस्ट टू the laws, the constitution, and the role which you are defined. So I think that is very important, and I think हमारे आसपास बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं जो ये कर रहे हैं, तो they are always an inspiration. Amazing. So how do you see हर्ष, जिन्होंने सबसे पहले 5 साल पहले इस एग्जाम की तैयारी करनी शुरू करी थी, and how do you see हर्ष now in 2024 after clearing this exam? बड़ा टफ क्वेश्चन हो गया। आई फील थोड़ा मेच्योरिटी आ जाती है, लाइक बोथ विद एज एंड बोथ विद एक्सपीरियंस, सो एंड थोड़ा हम्बल हो जाते हो। आई मीन दिस जर्नी इज वेरी हम्बलिंग, लाइक इट मेक्स यू हम्बलिंग इन नेचर। तुम कुछ भी जितना भी पढ़ लो, यू कैन नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट और कॉकी अबाउट योर नॉलेज कि भाई मेरे को तो ये इतना आता है, वो आता है। वो एग्जाम ही ऐसा कर देती कि नो, एवरीवन नोज समथिंग लिमिटेड एंड देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर समथिंग मोर। So I think I try to be more humble. I try to be more curious कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पढ़ते रहो, समझते रहो, more sympathetic to people. जैसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सब नहीं होता था कि you go to people and talk to them. Everyone stays in a world like in their own bubbles of sorts. तो ये थोड़ा हो जाता है. You become more sympathetic about different causes of what is going across योर सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, सोशल इश्यूज़ वगैरह हो गए, या यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सोशल इश्यूज़। जैसे पहले हम कभी ऐसे कॉलेज वगैरह में ये नहीं सोचते थे कि यार इंडिया का पॉवर्टी रेट इतना है, या कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है। तो आई थिंक ये जो जर्नी रही है, मतलब जो एक एस्पिरेंट की जर्नी में, दैट यू गेट टू लर्न अबाउट सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, तो वो आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो तुम्हें दिखाता है कि कितना दी वर्ल्ड इज़ वेरी इंटरकनेक्टेड, एंड हम ये अपनी लाइफ में, अपने परस्यूट्स में भूल जाते हैं कि देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड यू एंड यू नीड टू थिंक अबाउट देम एज वेल। आई थिंक तो मतलब वो ब्रॉडर साइड को हाँ, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एक ले आता है। तो अमेजिंग। So last but not the least, advice to the aspirants, especially to those who are appearing for the first time और अभी जर्नी शुरू की है, because आप अपनी जर्नी से बता सकते हैं कि जो गलतियाँ आपने करी है वो बच्चे ना करें। So advice to those aspirants. I think the first one would be to have a plan. Planning is very important कि अच्छा जैसे I used to make weekly, monthly and एक ईयरली प्लान सॉर्ट्स ऑफ बना लो कि बाय दिस वीक I'll do this, by this month I'll do this. तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बी इट प्रीलिम्स के लिए MCQ सॉल्विंग प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस। तो ये जो बेसिक चीज़ है, एंड द थर्ड वन इज़ बेसिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक भले ही मार्केट में 100 तरह की बुक्स हो, बट जो बेसिक बुक्स है हर सब्जेक्ट की, उसको अच्छे से करो, एंड बी जस्ट अवेयर ऑफ थिंग्स अराउंड यू। वंस यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, तुम्हें कोई अलग जगह ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा एग्जाम्पल के। लाइक इन एंड अराउंड तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे फॉर दिस एग्ज़ाम। मतलब ऐसे में कहीं आपने पास में कुछ ऑब्जर्व किया अपने होम टाउन में या कहीं पे, यू कैन कोट देयर। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर एंड बी क्यूरियस, प्लस बेसिक्स अच्छे से कर लो, गिव योर बेस्ट एंड परस्यू योर हॉबीज़, ताकि एक थोड़ा बियॉन्ड दिस एक कुछ चीज़ रहे कि ओके विच कीप्स यू सेइंग थ्रू द डे एंड विच कीप्स यू एक फुलफिलिंग ह्यूमन कि हाँ भाई ये एक एग्ज़ाम ही नहीं है, इसके साथ भी आई डू दीज थिंग्स एज वेल।
this is it. दैट्स अमेजिंग। सो बहुत अच्छा लगा हर्ष आपके साथ बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी जर्नी से। आई होप आई एम श्योर कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत सीखेंगे और नौकरी यार अब तो छोड़ दो। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अब मैं जाके मंडे को कन्विंस करता हूँ मेरे को जल्दी जाने से। नहीं पर सही है यार, देखो पैसा आना चाहिए। नहीं बेसिक आना अब- चाहिए, ऐसा लालच नहीं होनी चाहिए। नहीं, लालच नहीं, ठीक है। अभी जब तक सर्विस आप सर्विस करने लगोगे तब आपको सैलरी क्रेडिट होगी, उससे पहले थोड़ा तो पैसा होना चाहिए यार जेब में, यू नो। इतने साल पढ़ाई करिए, थोड़ा सा पैसा एंजॉयमेंट के लिए कुछ पैसा चाहिए। वो तो है। जोक्स अपार्ट, पर इट्स गुड कि आपने मतलब वो अपॉर्चुनिटी ली इस जॉब की। मतलब ये बहुत ही मेरे को बहुत ही वाइज डिसीजन लगा कि आपने जॉब अपॉर्चुनिटी ली और सो दैट एक स्टेबिलिटी आ जाती है और इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम। एग्जैक्टली, सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पॉइंट के बाद you हाँ। start करें। सो इट्स एक्चुअली गुड डिसीजन, तो सीखना चाहिए बच्चों को ये। सो अमेजिंग यार, बहुत मजा आया सच में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हमारे छोटे से चैनल पे। अरे थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू यार, थैंक यू हर्ष, थैंक यू सो मच। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर Thank you. फ्यूचर एंडेवर।